हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री की क्लास। आज हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन डिस्कस करेंगे। पहले फर्स्ट ऑर्डर फिर जीरो ऑर्डर दोनों को डिस्कस करेंगे, पर एनसीईआरटी में पहले जीरो ऑर्डर डिस्कस किया हुआ है फिर फर्स्ट ऑर्डर, पर मैं थोड़ा इसका सीक्वेंस चेंज कर रहा हूँ। पहले फर्स्ट ऑर्डर डिस्कस करके फिर जीरो ऑर्डर डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन को अच्छे से एक्सप्लेन भी करना है। तो फर्स्ट हम आज का अपना टॉपिक है इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसको कहते हैं? जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करती हो? जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती हो वन कंसंट्रेशन टर्म पर। जैसे कि सपोज करो ए गिव्स प्रोडक्ट है, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन की पावर 1, R equals to K A की पावर 1. This reaction is first order with respect to A. A plus B gives product. तो इस तरह की रिएक्शन भी फर्स्ट ऑर्डर हो सकती है, क्योंकि ऑर्डर तो रिएक्शन चेंज होता रहता है, और ऑर्डर रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। तो R equals to K A की पावर 1 और B की पावर 0, तो भी ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर में कंसीडर होगी, क्योंकि यहाँ पर B के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है? 0 है। तो कोई भी रिएक्शन जिसमें, हाँ, इसके अलावा अगर ये यूं भी हो तो भी चलेगा। नाउ दिस रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू A एंड फर्स्ट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू B। और ये सारा डिटेल डिस्कशन हम प्रीवियस क्लासेस में बहुत अच्छे से कर चुके हैं। करीब नियरली 4 क्लासेस हो चुकी है इस चैप्टर की, तो अब ऑर्डर का कंसेप्ट तो आपका अच्छा क्लियर हो चुका है। तो हम इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन डिस्कस कर रहे हैं। तो सपोज करो A गिव्स B, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। A is the reactant and B is the product. Reactant gives product, A gives B. Suppose small a is the initial concentration of reactant. Reactant का concentration कितना लिया? स्मॉल है। अब ये A की वैल्यू 0.1 भी हो सकती है, 0.5 m भी हो सकती है, 2 m भी हो सकती है, 3.5 m भी हो सकती है। इनिशियली का मतलब ये होता है बेटा, जब रिएक्शन अभी स्टार्ट हुई नहीं है, T equals to 0, यानी कोई भी बस है, अपनी बस स्टैंड पे खड़ी है, अभी स्टार्ट हुई नहीं है, तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है उसमें 0। फिर जैसे बस स्टार्ट होती है तो वो डिस्टेंस ट्रेवल करना स्टार्ट करती है और फिर डिस्टेंस कवर करना स्टार्ट करती है। तो सिमिलरली जब रिएक्शन इनिशियली है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अब क्या होगा? आफ्टर टी टाइम सम ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। तो A में से X वैल्यू जो है रिएक्टेंट की रिएक्ट कर गई, तो जब X रिएक्ट कर गई तो X ये बन गया, तो 8 टी टाइम ये हो जाएगा 8 टी टाइम। तो A माइनस एक्स गिव्स X, 8 टी टाइम है ये टाइम। अब यहां पर रेट क्या हो जाएगी? यहां पर रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? A, तो इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन ये लिखूंगा मैं, या मैं अब K1 लिख रहा हूं। K1 is the rate constant for first order reaction. K1 is the rate constant for first order reaction. Now, at T time R equals to minus dA upon dt plus dB upon dt, R equals to minus dA upon dt। तो रेट क्या होता है? डिसअपियरेंस रेट ऑफ A, माइनस A डिक्रीज हो रहा है प्लस B इंक्रीज हो रहा है, तो डिसअपियरेंस रेट ऑफ A इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन, एंड प्लस dB upon dt मतलब increasing concentration of B
इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब आर टी टाइम पर आर की वैल्यू क्या, टी टाइम पर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए माइनस एक्स डिवाइड बाय डी टी, ये हो जाएगा प्लस डी एक्स अपॉन डी टी। तो माइनस डी ए माइनस एक्स अपॉन डी टी और प्लस डी एक्स अपॉन डी टी। अब यहां पर बेटा देखो, टी टाइम पर बात कर रहा हूं मैं। तो जब मैं टी टाइम पे बात करूंगा तो इक्वेशन फर्स्ट में मैं टी टाइम पर ही बात कर रहा हूं, एट टी टाइम, जब रिएक्शन कुछ हो गई है यहां पर इस समय, ठीक है। तो यहां पर क्या है, R इक्वस टू K1 ए की पावर 1, तो टी टाइम पर इसकी वैल्यू रखूंगा प्लस डी एक्स अपॉन डी टी लिख सकता हूं, क्योंकि R की वैल्यू माइनस डी अपॉन डी टी माइनस डी बी अपॉन डी टी, पर मैं x के टर्म में लिखूंगा तो या तो ये लिखूंगा या फिर ये लिखूंगा, तो मैंने ये ले लिया R की वैल्यू प्लस डी एक्स अपॉन डी टी। देखो हम जब भी कोई डेरिवेशन करते हैं तो हमारा पर्पस ये होता है कि वैल्यू इस तरह से हम पुट करें और ऐसी वैल्यूज लें कैलकुलेशन और डेरिवेशन में जिससे हमारा डेरिवेशन इजी रहे। तो प्लस डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल्स टू K1 ए माइनस एक्स, क्योंकि आप देख लो टी टाइम पर ये है एट टी टाइम, तो एट टी टाइम पर ए का कंसेंट्रेशन कितना है, ए माइनस एक्स। तो अब हम इस इक्वेशन को फिर इस तरह से लिख रहे हैं प्लस डी एक्स अपॉन, तो ये इसकी डिफरेंशिएटेड रिएक्शन हो गई, इक्वेशन हो गई, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह रहे हैं हम। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये फर्स्ट ही लिखी थी मैंने। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ अबव इक्वेशन। तो अबव इक्वेशन का हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो जब हम इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां पर जो हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं बेटा वो विथआउट लिमिट वाला ले रहे हैं। इंटीग्रेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है ना v1 से v2, p1 से p2, t1 से t2, और एक विथआउट एक इंटीग्रेशन होता है जो विथआउट लिमिट वाला होता है। तो जो विथआउट लिमिट वाला इंटीग्रेशन है उसके साथ इंटीग्रेशन कांस्टेंट आते हैं। तो देखो यहाँ पर कुछ बायो के स्टूडेंट बहुत बार मुझे कहते हैं कि सर ये कैसे आया, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि इंटीग्रेशन अगर आपको अच्छे से आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आता है तो भी प्रॉब्लम नहीं है केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि केमिस्ट्री में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इस तरह के जो टूल्स हैं, मैथमेटिकल टूल्स जो हैं, ये मैथमेटिकल टूल्स बहुत कम काम आते हैं। इस चैप्टर में केवल 2 बार काम आएगा, केवल 2 बार, एक तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर यहाँ पर और एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर। तो अगर इंटीग्रेशन आता है तो खुद सॉल्व कर लेना, और नहीं आता है तो ये स्टेप एक लर्न कर लेना आप। तो इस ऑन सॉल्विंग, तो मैं इसको जब सॉल्व करूंगा ऑन सॉल्विंग अबाउ, तो जब हम ये सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है माइनस log e a माइनस एक्स K1t प्लस i। I is the integration constant, I is the integration constant। तो आप परेशान मत हो, इसको सॉल्व करेंगे तो ये, और मैं क्लियर कर दूं एनसीईआरटी में भी यही लिखा हुआ ऑन सॉल्विंग, और ये आ गया, क्योंकि हमको इसको प्रूव करके नहीं बताना है कि यहां से ये स्टेप क्यों आई, ठीक है ना। क्योंकि वैसे तो ये डेरिवेशन अभी कभी भी सीबीएसई में, जहां तक 10-12 साल से मैं पेपर देख रहा हूं, वैसे तो और शुरू से ही देख रहा हूं मैं, पर कभी आई नहीं है डेरिवेशन। इस डेरिवेशन के जो रिजल्ट आएगा उस पे, उसकी एप्लीकेशंस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये log e, देखो log 2 तरह का होता है बेटा, एक तो होता है नेचुरल log और log e जिसको बोलते हैं, कुछ बुक में इसको इस तरह से भी सिंबल देते हैं log e। तो अगर ऐसा लिखा हुआ ना ln, तो भी वो log e है,
तो log e किसके बराबर होता है 2.303 log बेस 10। तो log e की वैल्यू किसके बराबर होती है बेटा 2.303 log बेस 10। जो हम जो टेबल यूज करते हैं जनरल प्रैक्टिस के अंदर वो वाली यूज करते हैं log बेस 10 वाली। अब हमारे पास इक्वेशन थर्ड आ गई बेटा। तो ये जो इक्वेशन थर्ड है ये किसका रिजल्ट है जब हमने इक्वेशन सेकंड को इंटीग्रेशन किया। अब वेयर आई इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, आई क्या है इंटीग्रेशन, आई है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आई हम कभी भी इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो उसी इक्वेशन की इनिशियल स्टेट में चले जाते हैं, यानी t इक्वल्स टू 0 में चले जाते हैं, ये इनिशियल स्टेट। तो टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ i तो इनिशियली क्या होगा t इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 0। आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, देखो यहां तक बिल्कुल ये सिंपल है। फिर ये वैल्यू पुट कर दी, फिर इसको इधर ले आया, फिर इसको इंटीग्रेशन किया, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं आपको। फिर सीधा अपन को बुक में भी ये लिखा हुआ है ऑन सॉल्विंग अबाउ, जो मैथ्स के स्टूडेंट है वो सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली बिना रटे ये ले आएंगे। और अगर जिसको इंटीग्रेशन नहीं आता है तो वो ये सीधा ये लिखे, क्योंकि बुक में भी ऐसा ही लिखा हुआ है ऑन सॉल्विंग अबाउ रिजल्ट इज दिस। अच्छा, अब माइनस लॉग ई माइनस लॉग ई a माइनस एक्स इक्वल्स टू k1t प्लस i, t इज द टाइम और i इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब हमको इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू i की वैल्यू फाइंड आउट करके और फिर i की वैल्यू यहाँ डालनी है। तो जब इस तरह से बिना लिमिट वाले इंटीग्रेशन होते हैं तो उसके अंदर जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम वापस इनिशियल स्टेट में जाते हैं। तो इनिशियली t इक्वल्स टू 0 और x इक्वल टू 0। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस लॉग ई ए माइनस 0 k1 इंटू 0 प्लस आई, क्योंकि यहां पर इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 0 है। देख लो t इक्वल्स टू 0 और x की वैल्यू भी 0 है और t की वैल्यू भी 0, इनिशियली अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ था। तो अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा माइनस लॉग ई ए इक्वल्स टू आई। तो i की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, मेरे पास i की वैल्यू बेटा आ गई माइनस लॉग ई ए। ठीक है, अब पुट द वैल्यू ऑफ i, पुट द वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में हम i की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो जैसे ही हम इक्वेशन थर्ड में i की वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स k1t प्लस माइनस लॉग ई ए। अब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा k1t, ये तो यूं का यूं लिख दिया, इक्वल्स टू इसको इधर ले लिया log ई ए माइनस log ई ए माइनस एक्स। ध्यान से देखो आप, इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए टू कैलकुलेट आई, तो मैं ये इक्वेशन कहां से लाया हूं या इधर से लाया हूं, तो इस इक्वेशन की इनिशियल स्टेज में जाऊंगा। तो इनिशियल इस इक्वेशन की इनिशियल स्टेट ये रही, तब t इक्वल्स टू 0 है, x की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू 0 और t की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 और t की वैल्यू 0 पुट करके मैंने i की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। अब मेरे पास देखो बेटा, मेरे पास ये वाला आ गया k1t इक्वल्स टू log e a माइनस log e a माइनस एक्स।
अब यहाँ थोड़ा सा अब यहाँ पर थोड़ा लॉग कंसेप्ट चालू हो रहा है। तो मैं लॉग का एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं कि लॉग कैलकुलेशन कैसे करें, वो इसी चैप्टर के साथ ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो आप क्या करो, अगर जिन बच्चों को इस तरह के थोड़ा बहुत मैथमेटिकल टूल में दिक्कत है तो वो वीडियो जरूर देख लेना। उससे बेसिक मैथमेटिक्स जो इस चैप्टर में काम आती है वो सारी क्लियर की हुई है मैंने। अब अपन जैसे देखो, ये अपन को मालूम है log a माइनस log b किसके बराबर होता है, log a अपॉन b। log a माइनस log b इक्वल टू log a अपॉन b। तो ध्यान दो बेटा, k1t log e a अपॉन a माइनस x। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये log की प्रॉपर्टी है बेटा। और जिनको log और ये सब छोटे छोटे मैथमेटिकल टूल नहीं आ रहे हैं समझ में, बायो के स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूं मैं, तो मेरा वो वाला वीडियो देखो जिसमें मैंने इसी चैप्टर के अंदर एक वीडियो अपलोड किया हुआ है जिसमें बेसिक मैथमेटिकल टूल्स हैं, log, एंटी लॉग एक्सेट्रा। तो उसको देखने के बाद इस चैप्टर के क्वेश्चंस और इस तरह के डेरिवेशन में आप कंफर्ट फील करोगे। तो ये log e ये हो गया। तो मैं अब इसको क्या लिखूंगा, k1 इक्वल टू 1/t log e a अपॉन a माइनस x। अब log मैंने बता रखा है आपको, log e किसके बराबर होता है, 2.303 log बेस 10। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, k1 इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय t log बेस 10 a अपॉन a माइनस x। वैसे मैं क्लियर कर दूं, ये जो बॉक्स में आ रही है इक्वेशन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। तो आपको कोई ये जो मैंने अभी बोर्ड पे डेरिवेशन लिखी, इसको लेके ज्यादा पेन नहीं लेना है, खाली आप एक बार देख लो कि आई कैसे। क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर आज तक मैंने कभी ये नहीं देखा होगा कि ना डेरिवेशन पूछ लिया हो, स्पेशली केमिकल काइनेटिक्स के, क्योंकि इसमें पूछने के लिए बहुत कुछ है। तो इस तरह से ये डेरिवेशन नहीं पूछते क्योंकि वो बायो के स्टूडेंट भी केमिस्ट्री में हैं। तो टफ मैथमेटिकल टूल वाले डेरिवेशंस जनरली केमिस्ट्री के अंदर नहीं आते हैं। तो इसलिए ना आपको तो क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला लर्न करना है, k1 इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय t log बेस 10 a अपॉन a माइनस x। आप तो केवल ये वाला फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर लो, रट लो, क्योंकि फॉर्मूला, अगर ये फॉर्मूला लर्न कर लिया तो आपको फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से हो जाते हैं। 2.303 t log बेस 10 a अपॉन a माइनस x, इक्वेशन 4। ये इक्वेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर a क्या है, a इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड a माइनस x क्या है, a माइनस x है कंसंट्रेशन ऑफ reactants at t time। A gives B था, A 0, A माइनस x x। कुछ अलग अलग बुक में रिफ्रेशर में A की जगह A नोट लिया हुआ है और A माइनस x की जगह AT लिया हुआ है। तब ये फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा, k1 इक्वल टू 2.303 t log बेस 10 a नॉट अपॉन AT। कुछ जगह a की वैल्यू लिखी हुई है r नोट और a माइनस x की वैल्यू लिखी हुई है RT। ठीक है, यानी a
नोट और आर नोट ये तो हो गया इनिशियल कंसंट्रेशन, और एटी और आरटी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टी टाइम। ठीक है, ये लिख दिया मैंने, मेंशन कर दिया। तब फॉर्मूला ये है, तो आपको कंफ्यूजन करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे 3 एक्सप्रेशन हैं अलग अलग बुक्स को लेके, एनसीईआरटी में आर नोट अपॉन आर टी है। ठीक है, पर इस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला ध्यान रखो, इस क्वेश्चन थोड़ा a माइनस एक्स दे रखा है तो हम कंफ्यूज नहीं होते हैं, सीधा a माइनस एक्स आ जाता है। तो ये फॉर्मूला, मैं ये फॉर्मूला प्रेफर करता हूँ। और क्यों प्रेफर करता हूँ, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि इस फॉर्मूले से हम ज्यादा कंफर्ट फील करेंगे क्वेश्चन करते वक्त। तो ये हुआ। अब हम डिस्कस कर रहे हैं हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है? तो हाफ लाइफ पीरियड किसी भी रिएक्शन का जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसका हाफ अमाउंट रिएक्ट कर जाए। जैसे फॉर एग्जांपल A गिव्स B है, हमने इसका 100 लिया 0, और जब वो 50 आ जाए तो हम बोलेंगे ये तो था T इक्वल्स टू 0 और ये हो गया T हाफ। T हाफ को हम T 50% भी लिख सकते हैं। सपोज करो ये 50 लिया तो ये 25 हो जाएगा, आधा रिएक्ट कर जाए। ठीक है, जितना भी लिया है, ये अगर हमने 10 लिया है तो 5 रिएक्ट कर जाए, 5 रह जाए। यानी इनिशियल जितना भी रिएक्टेंट लिया है हमने, इनिशियली जितना भी रिएक्टेंट हमने लिया है उसका हाफ रिएक्ट कर जाए, यानी रिएक्शन हाफ कंप्लीट हो जाए, तो उसको बोलते हैं अपन हाफ लाइफ पीरियड। तो हाफ लाइफ पीरियड इज द टाइम एट विच हाफ ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीट। हाफ लाइफ पीरियड क्या है? हाफ लाइफ पीरियड इज द टाइम एट विच any chemical reaction is half completed, that is half of the reactant molecules which taken initially, जो हमने initially concentration लिया है उसका हाफ रिएक्ट कर जाए। और जब वो हाफ रिएक्ट कर जाएगा तो हाफ लाइफ पीरियड पर a माइनस एक्स की वैल्यू x, ये दोनों बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये 10 था तो भाई ये 5, ये 100 था तो 50, ये 50 है तो 25। तो एट हाफ लाइफ पीरियड A गिव्स B, अगर इनिशियल कंसंट्रेशन A है 0, A माइनस x, तो एट T हाफ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी A/2। एट T हाफ x इक्वल्स टू A/2। तो हम put the value of x at T half, that is when 50% of reaction have done। ठीक है, कितनी डन हो चुकी हो? 50%। तो मैं इस इक्वेशन के अंदर क्या करूंगा? इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करूंगा, इस इक्वेशन के अंदर बोल रहा हूं मैं। तो यहां पर मैं क्या ले लूंगा? K1 2.303, T हाफ log base 10, A माइनस A/2, A माइनस A/2। T हाफ इधर ले लिया मैंने, तो 2.303 K1 लो, A कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में 1/2, ये आ जाएगा A कॉमन, 1 माइनस हाफ, तो 1 माइनस हाफ क्या आ जाएगा? हाफ। तो A से A कैंसिल हो गया, तो हमारे पास इसको सोल्व कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 2.303 K1 log 2। ठीक है, क्योंकि 1 माइनस हाफ है तो नीचे हाफ आया,
तो log 2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? log 2 होता है बेटा 0.3010 डिवाइड बाय K1। log 2 की वैल्यू किसके बराबर होती है? 0.3010। मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये आ गया 0.693 K1। तो हाफ लाइफ पीरियड, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आ गई बेटा। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई? ये इक्वेशन नंबर 5 आ गई। तो इक्वेशन नंबर 5 क्या है? हाफ लाइफ पीरियड इक्वल्स टू 0.693 डिवाइड बाय K1। तो क्या हो गया? इसका मतलब जो हाफ लाइफ पीरियड है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, T हाफ 0.693 डिवाइड बाय K1, thus half life period of first order reaction, thus half life period of first order reaction is independent from initial concentration of reactant, that is A। reactant A की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। हाफ लाइफ पीरियड क्या आ रहा है? हाफ लाइफ पीरियड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कांस्टेंट रहता है। हाफ लाइफ पीरियड बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो T हाफ इज कांस्टेंट। ये क्वेश्चन एक बार CBSE बोर्ड में आया था 12th के अंदर कि प्रूव दैट हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कांस्टेंट इंडिपेंडेंट फ्रॉम इनिशियल कंसंट्रेशन। ये क्वेश्चन था। हाफ लाइफ पीरियड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कांस्टेंट रहता है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है रिएक्टेंट की। प्रूव करके बताओ। तो हमको क्या करना था? सीधा हमने, बच्चों ने इसकी डेरिवेशन की, जो टाइम वेस्ट किया, डेरिवेशन नहीं करनी थी, सीधा ये लिखना था वी नो दैट K1 इक्वल्स टू 2.303 T log base 10 A upon A minus x। सीधा ये लिखना था। अब उसके अंदर फिर x की वैल्यू A/2 लिख के, और ये फॉर्मूला लाना था जिसे मैं लाया था अभी। यहां x की वैल्यू A/2 लिख के ये ले आएंगे, और ये लिख के लिखेंगे 0.693 अपॉन K1। ये ऑलरेडी कांस्टेंट है, ये प्रूव हो गया। और अब हमारे को अगर किसी रिएक्शन, अगर हमको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक का, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हमको क्या गिवन है, हमको अगर हाफ लाइफ पीरियड गिवन है तो हम K1 निकाल सकते हैं। तो यहां पर किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है, किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है, हम ये दोनों फॉर्मूले ही काम आते हैं। ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है जिसे हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक वाली रिएक्शंस का क्या फाइंड आउट कर लेते हैं? रेट कांस्टेंट। वैसे तो अभी इसके ग्राफ भी हैं, स्लोप वाले ग्राफ भी हैं, वो मैं बाद में डिस्कस करता हूं। पहले मैं थोड़ा सा इसके क्वेश्चंस करा दूं ताकि आपको इसकी एप्लीकेशन थोड़ी समझ में आ जाए। तो ये देखें, a first order reaction is 75% complete in 60 minutes. Find the half life of this reaction। तो देखो, हाफ लाइफ, इस रिएक्शन का हाफ लाइफ फाइंड आउट करना है। तो हाफ लाइफ फाइंड आउट करना है तो मुझे फॉर्मूला ये वाला यूज करना है, 0.693 डिवाइड बाय K1। दिस इज द फॉर्मूला। लेकिन अब मेरे पास क्या नहीं है? K1 नहीं है। रेट कांस्टेंट की वैल्यू मेरे पास नहीं है। तो जब मेरे पास रेट कांस्टेंट की वैल्यू नहीं है, तो मेरे पास रेट कांस्टेंट की वैल्यू नहीं है, तो पहले तो मैं रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो रेट कांस्टेंट K1 क्या है? K1 है 2.303 डिवाइड बाय T log base 10। मैं अगर यहाँ 10 लिखना भूल भी जाऊं तो परेशान मत होना, 10 ही है वो, log base 10 ही चलेगा, A और A minus x। अब आप देखो, सबसे पहले
ये रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर, ए गिव्स बी। तो हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है 75%, तो सपोज करो 100 लिया, 0 इनिशियली 100 लिया तो, और 100 में से 75 रिएक्ट कर गया तो 75 ये बन गया। यानी मेरे पास ए की वैल्यू जरूरी नहीं 100 लो, आप 10 लोगे तो 7.5 हो जाएगा, 1 लोगे तो 1 माइनस 0.75 हो जाएगा, ए लोगे तो ए माइनस 0.75 ए हो जाएगा। तो आप यहाँ कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हो जो तो आपको कंफर्ट लगे। तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास a माइनस एक्स की वैल्यू आ गई। 75% कंप्लीट हुआ है। अब ये कब हुआ है? ये तो t इक्वल्स टू 0, और ये कब हुआ? 60 मिनट पर। ये रिएक्शन की पोजीशन है 60th मिनट पर। 60th मिनट पर रिएक्शन की पोजीशन ये है कि वो 75% रिएक्ट कर चुका है। तो अब यही फॉर्मूला लगा दूंगा मैं। मेरे पास a की वैल्यू 100 है और a माइनस एक्स की वैल्यू 100 माइनस 75 है, तो k1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 2.303 t log base 10 a अपॉन a माइनस एक्स। k1 इक्वल्स टू 2.303 मिनट कितने हैं? 60 मिनट है। log base 10 a की वैल्यू 100 और ये 100 माइनस 75, तो यहां पर ये k1 क्या आ जाएगा मेरे पास? 2.303 60 log 100 अपॉन 25, 100 अपॉन 25, 100 अपॉन 25। तो आगे मैं सॉल्व कर रहा हूं इसको। तो k1 क्या आ जाएगा? 2.303 60 log 4, log 4 आ गया बेटा। log 4 की वैल्यू होती है, log 4 की वैल्यू होती है 0.6020। अब मैं बात करूं, वैसे हम माइन्यूट एरर तो वैसे ही करते रहते हैं ड्यूरिंग द कैलकुलेशन। तो log 4 की वैल्यू आप 0.6 ले लो ना, तो आपने इग्नोर क्या 0.002। तो 0.002 से ज्यादा कैलकुलेशन एरर तो हम वैसे ही करते हैं। तो आप है ना log की वैल्यू 0.6020 पूरी ले रहे हो, जरूरी नहीं है। 0.6020 है तो उसको अप्रोक्स 0.6 कर लो, तो अपना एग्जाम में कैलकुलेशन फास्ट हो जाता है। 0.3010 नहीं, 0.3 ले लो, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा? k1 की वैल्यू 0.6 हो गई। और कुछ स्टूडेंट क्या है, थोड़े से ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, तो अननेसेसरी खुद ही परेशानी में आते हैं। log 4.6 ले लिया, ठीक है, क्योंकि सीबीएसई भी है ना प्लस माइनस 0.02 के एरर तो परमिट करती है वैसे ही, पर इससे भी थोड़ी एरर ज्यादा आ गई, 0.8 तक आ गई, 0.9 तक आ गई, तो भी वो इग्नोर करके आगे चलते हैं। इवन देन प्लस माइनस 0.1 की भी एरर कर दी आपने, तो क्या फर्क पड़ता है? आप अपना कैलकुलेशन, टीचर या एग्जामिनर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी देख रहा है, वो देख रहा है कि आपको ये क्वेश्चन करना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसकी अप्रोच देख रहा है, वो आपके अप्रोच के मार्क्स हैं। तो आप देखो इससे हमको बेनिफिट हुआ, देखो ये हो गया, तो ये क्या आ गया? 100, कैलकुलेशन इजी हो गई। ये आपने 0.6020 रखा होता तो उस समय आप परेशान हो रहे होते। तो ये क्या आ जाएगा? 2.303 इंटू 10⁻⁻² सेकंड इनवर्स, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का सेकंड इनवर्स नहीं, सॉरी मिनट इनवर्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का जो यूनिट होती है वो क्या होती है? मिनट इनवर्स। और यहाँ दिख ही रही है, ये मोल्स पर लीटर कैंसिल हो गया, ये भी कंसंट्रेशन है, ये भी कंसंट्रेशन है, ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है इनिशियली, ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है टी टाइम पर, तो ये कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन की यूनिट कैंसिल हो गई, 1/t मिनट इनवर्स। मैंने आपको पहले कहा इस चैप्टर में हमको परमिशन दी हुई है मिनट सेकंड आवर्स। अब जैसे यहाँ 60 मिनट लिखा हुआ है तो यूनिट मिनट आ जाती है, या 60 सेकंड लिखा होता तो सेकंड इनवर्स आ जाती है। तो ये तो एक सिंपल क्वेश्चन कराया, तो एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं बेटा। लोग से परेशान मत हो आप। मैंने मैंने बेसिक मैथमेटिकल टूल्स जिसमें लॉग, एंटी लॉग एक्सेट्रा
जो बेसिक मैथमेटिक्स है जो हमारे केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स में काम आ रही है, उसका वीडियो बना के अपलोड कर दिया है। आप देख लो, आप कंफर्ट फील करोगे। बायो के स्टूडेंट को बोल रहा हूं। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैलकुलेट द रेशियो बिटवीन द टाइम टेकन टू कंप्लीट 3/4 ऑफ द रिएक्शन एंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट हाफ ऑफ द रिएक्शन। ये बोल रहे हैं, क्वेश्चन समझो, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे दिया इसने, कंप्लीट 3/4, ये 3/4 और ये हो गई 3/4 और दूसरा क्या बोल रहा है, इसका रेशियो फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन ये पूछा है 3/4 का मतलब क्या हुआ, 75% रिएक्शन होगी। 3/4 का मतलब क्या हुआ, 75%। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि T 75% वर्सेस T 50% का रेशियो फाइंड आउट करो। किसके लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो 75% जैसे मैंने अभी लिया ही था, A gives B, वही 100 0 100 माइनस 75, अभी जस्ट कराइए बेटा, आपने खाली रेशियो निकालना है, ठीक है। तो यहां मैं सीधा ही ले रहा हूं बेटा, अभी किया है 2.303 और T 75%, ठीक है। लोग A कितना है 100 और A माइनस एक्स कितना है 100 माइनस 75, ठीक है। ये अभी जस्ट किया ही था, बस यहाँ अपन को 60 मिनट दिया हुआ था पिछले क्वेश्चन में और यहाँ 75% टाइम नहीं दे रखा है, लेकिन रेशियो पूछा है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा, तो 100/25 किसके बराबर हो जाएगा, 4 के, तो ये log 4 आ गया। और log 4 की वैल्यू मैंने क्या कहा, क्या लेनी है, तो log 4 की वैल्यू कितनी होती है, log 4 की वैल्यू 0.6 होती है, तो मैं यहां क्या लिख दूंगा, इंटू 0.6। तो T 75% मेरे पास आ गया 2.303 K इंटू 0.6, ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। सिमिलरली 50% के लिए भी आ जाएगी। 50% के लिए क्या आ जाएगी, 100 0 100 माइनस 50 तो क्या हो जाएगा, K इक्वल्स टू 2.303 T 50% log बेस 10 A अपॉन A माइनस एक्स, तो A की वैल्यू 100 और A माइनस एक्स की वैल्यू ये A अपॉन A माइनस एक्स, ये A था और ये A माइनस एक्स है, ठीक है। तो 100 माइनस 50 कितना आया, 50, 100/50 कितना आ गया, log 2, और ठीक है, और log 2 की वैल्यू कितनी होती है, log 2 की वैल्यू होती है 0.3। अब खाली कंसेप्ट को देखो बेटा, तो T 50% कितना हो गया, T 50% हो गया 2.303 K इंटू 0.3। अब तो आ गया आंसर। अब इसने क्या कहा, T 75% अपॉन T 50%, ठीक है। T 75% अपॉन T 50%, तो अगर अब जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को तो डिवाइड कर रहा हूं मैं। T 75% क्या है 2.303 K 0.6 और T 50 क्या है 2.303 K इंटू 0.3, तो ये वैल्यू यहाँ रखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0.6 अपॉन 0.3, T 50 0.3, ये वाली दोनों वैल्यू तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आगे कैंसिल हो गई, तो T हमारे पास रेशियो कितना आ गया 75%
50% इक्वल्स टू 2। यानी इसका एक और कंक्लूजन हमारे सामने आ गया। इसका मतलब जितना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को जितना 75% मतलब 50%, अगर 50% 10 मिनट में कंप्लीट हुआ तो अगला 25% 10 मिनट में कंप्लीट होगा। मतलब समझे? मतलब ये कि अगर 75% के लिए हमको कितना चाहिए, डबल चाहिए 50, तो मैंने टी 50% कितना लिया, मैंने टी 50% अगर 10 मिनट लिया, ठीक है, तो इसका मतलब 50% रिएक्शन 10 मिनट में कंप्लीट हो रही है, तो टी 75% कितने मिनट में कंप्लीट हो जाएगी, 20 मिनट में। अगर 50% रिएक्शन 10 मिनट में कंप्लीट हुई तो 75% 20 मिनट में, यानी 50 से 75% जाने में 10 मिनट लग गए, यानी अगला 25% कंप्लीट होने में 10 मिनट लग गए। 50% से 75% हुआ तो यहां से यहां तक रिएक्शन कितनी हुई है, 50 से 75%, तो यहां से यहां कितनी रिएक्शन बढ़ गई, 25% बढ़ गई, तो यहां से यहां 25% होने के लिए कितने मिनट लग गए, 10 मिनट। तो पहला इसका मतलब रिएक्शन 50% हुई 10 मिनट में कंप्लीट, फिर उसके बाद 75% कंप्लीट हुई 20 मिनट में। तो ये चीज प्रूव कर रही है कि जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती जाएगी उसकी रेट ऑफ रिएक्शन कम होती जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The rate constant for a first order reaction is 60 second inverse. How much time will it take to reduce the initial concentration of reactants to its 1/16th value? यानी यहाँ अपन को K की वैल्यू दे रखी है, K वैल्यू इज गिवन है, K इक्वल्स टू क्या हो गया, 60 सेकंड इनवर्स, और A माइनस एक्स की वैल्यू दे रखी है अपन को 1/16, ठीक है ना। देख लो, reduce the initial concentration of the reactants to its 1/16th value, यानी अगर हमने एक ये लिया, इनिशियल कंसंट्रेशन 1 लिया, 0, इनिशियल कंसंट्रेशन हमने कितना लिया 1, तो ये 0, यानी ये A की वैल्यू हो गई। अब ये बोल रहा है कि A माइनस एक्स कितना हो जाना चाहिए, 1/16 एट टी टाइम। तो हमारे को ये वाला टाइम ही निकालना है, ये वाला टाइम ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। दैट टाइम निकालना है कि वो 1 इनिशियली अगर हमने 1 लिया तो वो 1 कम होते 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 अपनी इनिशियल वैल्यू से 1/16 हो जाए, अपनी इनिशियल वैल्यू से 1/16 हो जाए। तो इसमें कितना समय लगेगा, तो सिंपल मैं इक्वेशन में डाल रहा हूं t इक्वल्स टू 2.303। नेक्स्ट क्लास में मैं क्वेश्चन के बहुत अच्छा लेवल ले लूंगा, अभी बेसिक लेवल ही था क्योंकि डेरिवेशंस थी इसलिए ये। अब यहां पर क्या हो जाएगा, t इक्वल्स टू 2.303, k की वैल्यू क्या है 60 सेकंड, log 1 and 1/16, यानी a माइनस एक्स की वैल्यू 1/16 है। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, log 16 आ जाएगा। अब log 16 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो log 16 आ जाएगा log 4 की पावर 2, 4 into 4 ऐसे लिख सकते हैं। अब ये log की प्रॉपर्टी है, मेरा वीडियो देखो बेटा। log 4 की पावर 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, log 4 की पावर 2 को लिख सकता हूं log 2 log 4, और अब ये हो जाएगा 2 into 0.6, क्योंकि log 4 की वैल्यू कितनी होती है 0.6, तो ये आ गया 1.2। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, t इक्वल्स टू 2.303 इंटू 1.2 डिवाइड बाय 60, ठीक है। तो ये आ जाएगा t इक्वल्स टू 4.606, इसको डबल कर दिया, इंटू 10⁻⁻2,
क्योंकि नीचे आ जाएगा 100 सेकंड। ये इसका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लेना, बाय चांस कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो आप इसको इग्नोर करो, उसको करेक्शन खुद ही कर सकते हो। तो ये इस तरह से ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, पर अभी केवल मैंने बेसिक डिस्कस किए हैं। इस पे पूरी एक क्लास और चलेगी जिसमें क्वेश्चंस और ग्राफ और डिस्कस करने हैं मुझे। और मैं अब नेक्स्ट क्लास में यहां से स्टार्ट करूंगा। 4.41 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। यहां से मैं अब नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करूंगा और यहां से फिर मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि आप देखो आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये सब सॉल्व करेंगे हम। तो लेट्स सी, हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन हैं तो क्लास लंबी हो जाएगी और मैथमेटिकल क्लास है पूरी, इसमें मैथ्स टूल काम आते हैं। सो आप वो वाला लोग वाला वीडियो जरूर देख लें आप, ताकि मैं अब जो क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें दिक्कत नहीं आए आपको। थैंक यू।